Hello, everyone. Continuing our chapter of Indian Regulatory Framework, हमने कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस की थी, थोड़ा सा ओरिएंटेशन के साथ हमने कुछ और मसाला समझा था कि भाई लॉ कहाँ से क्या होता है। अभी उसको हम कनेक्ट करेंगे एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि भाई क्या लिखना है आपको, अपने क्लास नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है। बट थोड़ी सी देर बाद पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जो हमारे पास है ना उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज की तरफ जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी वो क्या थी? लॉ आप क्यों पढ़ रहे हो, वाई इज इट नेसेसरी फॉर यू टू रीड लॉ। ठीक है, तो लॉ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लॉ की आपके पास एटलीस्ट कुछ नॉलेज, बेसिक नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट इन टैक्सेशन, तो टैक्स भी एक तरीके के लॉज ही हैं एंड आप फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट होते हो ऑफ योर क्लाइंट्स, ऑफ योर मैनेजमेंट, सो यू मस्ट हैव दैट नॉलेज टू गिव देम एडवाइजरी प्रॉपरली, है ना। बहुत इन डेप्थ नहीं तो भी एटलीस्ट बेसिक एडवाइजरी तो आप दे पाओ। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जर्नी ऑफ प्रोफेशनलिज्म। नाउ ये लॉ शुरू कहाँ से हुआ? लॉ शुरू कहाँ से हुआ? एंशियंट लॉ हिस्ट्री, ऑफ कोर्स इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। कभी भी जब हम रामायण गीता कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी फैक्ट्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े मैनिपुलेट होते हैं। मैनिपुलेट मतलब कोई हमें पर्टिकुलर ऑथर है वो बताएगा कि ये ऐसा था, माइन्यूट डिटेल्स, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा था। तो जब भी हम एंशियंट चीज़ों को पढ़ते हैं, देयर कैन बी मोर देन वन सेइंग कि नहीं नहीं ये तो ऐसा था। तो वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन अवेलेबल, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं एज इनकॉर्पोरेटेड इन आवर स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है हमें कि सबसे पुराना लॉ कौन सा था? कोड ऑफ हम्मुराबी। हम्मुराबी, हाय ये कौन है? थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं। ये है हमारे हम्मुराबी। ये हम्मुराबी क्या थे भाई? कहीं के तो राजा थे। पहले मैंने बोला ना राजा लोग क्या करते थे, डिसाइड करते थे। तो किंग ऑफ, हाँ, तो हम्मुराबी इन किंग का नाम है। ये कहाँ के थे मैम? इंडिया के थे क्या? इराक। ठीक है, जिसको अब हम कहते हैं। पहले हमारे धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब पहले के अगर समय में जाओगे तो इंडिया, भाई इंडिया पाकिस्तान सब तो डिस्कवर होते थे ना। हाँ ये भी एक रीजन है, इसको ये नाम दे दिया गया। तो आज के समय में जो इराक है वहीं का आप समझ लो बेबीलोन। ठीक है, आई विल एक्चुअली, हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, कहीं ना कहीं एंशियंट सिटी ऑफ बेबीलोन समझ लो। ये दिख रही है ना, ऐसा ही कुछ था। वहां के क्या थे? ये किंग इराक, मतलब किंग हम्मुराबी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉ लिखा, मतलब कुछ नियम लिखे कि भाई यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो हम उनको सजा देंगे। ये कब लिखाया गया? अरे 1792 बीसी। बीसी आप समझ रहे हो? अगर हाँ तो समझो जब, बिकॉज वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेगोरियन कैलेंडर, लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दैट, बट हाँ हम क्या करते हैं, फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हम ऐसे मानते हैं। ठीक है, तो बाद का और हमारा पहले का, तो आप समझो 1792 ईयर्स और पहले, बाप रे। तो बहुत पुराने जमाने की हम बात कर रहे हैं। उस समय में पहला लॉ लिखा गया था। किसने लिखा? किंग हम्मुराबी। किंग हम्मुराबी, आज के समय में जो इराक वगैरह हमारा पीरियड आता, मतलब एरिया आता है, उस समय हम क्या बोल रहे हैं उसको? बेबीलोन। तो किंग हम्मुराबी क्या था? बेबीलोन रूल कर रहा था इस पीरियड में। और उन्होंने क्या किया? ही रोट लॉ। कैसे लिखा भाई? कागज पेन शायद नहीं हुआ करते थे, तो उसने कार्विंग की, कार्विंग करवाई। किसमें? बल्कि स्टोन स्लैब्स। दैट ऑल्सो आई शो यू। ये देखो, हमको लग रहा होगा यार इंग्लिश तो, वी आर टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट लैंग्वेज, राइट। तो हमने क्या करवाया है भाई? ये देखो, ये बल्कि स्टोन्स है और इसमें कुछ 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 लिखा हुआ है, कुछ कार्विंग कराई हुई है। ठीक है, ये कार्विंग करा दी बड़े बड़े स्टोन्स पे और जगह जगह पूरी शहर में रख दिया। कि पता कैसे चलेगा लोगों को? ये नियम है। अब जब लोग जाते थे उसको पढ़ते थे तो उनको समझ में आता था, अच्छा ये नियम हमको फॉलो करना है। सो दैट एवरी वन अराउंड, सारी जनता को, सारे पब्लिक को, सारी प्रजा को क्या हो, इसकी जानकारी हो जाए, राइट। सो ही कार्व्ड द कोड ऑन, कोड ऑफ हम्मुराबी हम क्यों बोलते हैं?
क्योंकि हम्मुराबी ने ये लॉज बनाए थे, नियम बनाए थे, ठीक है। तो हम उसको कोड ऑफ हम्मुराबी बोलते हैं। दैट इज द मोस्ट एंशियंट लॉ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कि भाई पहली बार उस इंसान को ये समझ में आया कि नहीं, कुछ नियम बनाने हमें जरूरी है, और वहां से लॉ का ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है। तो उनको समझ में आया, उन्होंने वहां पे क्या किया, नियम बनाने शुरू किए। और नियम कैसे बनाए, उन्होंने बल्कि बल्कि बड़े बड़े पत्थर ले लिए और पत्थरों पे क्या की, कार्विंग करके जगह जगह पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पूरे शहर में लगा दिया, कि सारे लोगों को क्या हो जाए, पता चल जाए भाई ये है लॉ। और अगर अब वो वायलेट करेंगे उसको, अब उनको जानकारी मिल रही है ना, पीछे ही तो पढ़ के आए, आगे जाके वही कांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब वो पकड़ाएंगे। सो ही ऑल्सो अपॉइंटेड सम जजेस। तो यहाँ पे जुडिशरी का भी एसेंस आया कि हाँ यार, लॉ है, अगर नियम बने हैं तो नियम तोड़ने वाले को सजा भी मिलनी चाहिए। तो उसने कुछ जजेस भी अपॉइंट किए कि भाई तुम लोग यहाँ पे देखो, ये एंश्योर करो कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो सारे के सारे लॉज को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। सो दे हैड टू एंश्योर दैट। तो कोड ऑफ हम्मुराबी में हमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या मिले। नाउ प्लीज ओपन योर क्लास नोट्स कॉपी एंड स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। सबसे पहले आई होप यू हैव ऑलरेडी गिवन अ गुड हेडिंग, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें सबसे पहली चीज हमने क्या करी, वाई रीडिंग लॉ। तो हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं। अब कभी भी आप कोई भी क्लास नोट्स बनाओगे, दिस इज अ टिप विच यू ऑल शुड कीप इन माइंड, आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। बिकॉज क्या होता है, इनिशियली हम हर एक चीज आपको बताते हैं भाई, पर ये एक प्रोफेशनल जर्नी है, और स्पून फीडिंग जब तक कोई आपकी कर रहा है ना, समझ लो वो अच्छा तो नहीं चाह रहा है आपका। तो इस स्पून फीडिंग से ऊपर उठना है हमें, है ना। वी हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट। तो आप क्या करोगे, जब खुद से बनाओगे तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि भाई नोट्स बनाते कैसे। जूनियर्स आएंगे, अरे नोट्स बनाना तुमको नहीं आ रहा, कम आई विल टीच यू। सो अब हमने क्या किया, वाई रीडिंग लॉ, ये हमने एक हेडिंग लिख ली विद अ ब्लैक पेन, ठीक है। कि सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, वाई रीडिंग लॉ, हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो ये एग्जाम में आने के चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है कि हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, पर फिर भी हम इसके बारे में भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम आंसर क्या लिखेंगे, सीए और सीएज आर फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट। किसके फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट, मैं एडवाइस आपको करूंगी कि आप जब भी अपने खुद के नोट्स बना रहे हो तो कोशिश करो जितने ज्यादा हम इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज वाले वर्ड्स उठा सके उतने उठाए, ठीक है। उसका भी रीजन है, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशन, है ना। तो हम एक एक चीज रट तो नहीं सकते, बट एटलीस्ट हमारे नोट्स ऐसे हों कि उसमें अच्छे और इंस्टीट्यूट वाले ही वर्ड्स हो, ताकि जब वो सेम आंसर हम प्रेजेंट करें तो कोई इफ एंड बट का स्कोप ही नहीं रहे। बिकॉज बेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू आर रीडिंग दिस, वी आर गिविंग यू मोर नॉलेज दैन वॉट इज गिवन इन द बुक। सो आपका होराइजन तो बड़ा होगा, बट आपका जो एग्जामिनर होगा, हो सकता है कि वो ऐसे हो जिनको हम्मुराबी के बारे में कुछ नहीं पता हो, ठीक है। तो उनके पास क्या है, सजेस्टेड आंसर्स हैं, और उस सजेस्टेड आंसर को देख के वो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। तो हो सकता है आपने कुछ और लिखा या ये लिखा वो लिखा, तो उनको क्या हो, पता ही नहीं हो, वो काट दे। तो आप प्रेफरेबली एग्जाम पर्पस से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम सेम कीवर्ड्स यूज करके लिखें। और इसीलिए मैंने वो कीवर्ड्स क्या किए हैं यहाँ पे, हाईलाइट किए, मतलब बोल्ड किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, सी इज अ फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन मैनी, अरे ऑन मैनी लीगल मैटर्स, ठीक है। So, to render advisory function to management and clients, important to possess such knowledge. Tax is also law, so
to become expert in tax, या फिर इसको ना उल्टा लिखो, to become expert in tax as tax is also law, ऐसे लिखो, that will be better. हाँ, ऐसे लिखो, to become expert in tax as tax is also law. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहला ये लिख लिया. दूसरे पे हम चलते हैं, आई होप यू हैव रिटन इट. दूसरे पे हम चलते हैं, एंशिएंट लॉ. इफ यू हैवंट रिटन, इट्स योर ड्यूटी टू राइट, मतलब आपको लिखना है. ठीक है, तो अभी तो फिलहाल तो आप पॉज करके लिख सकते हो कॉपी पेस्ट, बट मैं सच में जेन्युइनली सिंसियरली एडवाइस कर रही हूँ कि जितना आप मेरा कॉपी पेस्ट कम करें उतना आपके लिए बेहतर होगा. ठीक है, तो खुद से लिखने की कोशिश करना है. अब हम एंशिएंट लॉ की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा कोड ऑफ हम्मुराबी. ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो आपको पूरा पूरा सेंटेंस कभी भी शॉर्ट नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है. आपको क्या क्या मिला, ओल्डेस्ट लॉ. ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, ओल्डेस्ट रिटन लॉ, मतलब राइटिंग में ओरल कहीं रहा हो तो रहा हो, राइटिंग में ओल्डेस्ट रिटन लॉ हमारे पास कोड ऑफ हम्मुराबी है. बाकी लोग बोलते होंगे ये ऐसा करो वो वैसा करो, तो ठीक है, हमें नहीं पता ना, कहीं कानून लिखा नहीं गया ना. इन्होंने पहली बार क्या किया, बड़े बड़े पत्थर उठाए और बड़े बड़े पत्थरों पे लॉ लिखा. ठीक है, तो अब दूसरा हमें पीरियड दिखा 1792 से 1750. ऑब्वियसली इट विल बी इन द डिक्लाइनिंग फेज. हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट. 1792 to 1758 BC. King Hammurabi ruled Babylon. ठीक है, wrote code on bulky stones and kept in public places, appointed judges to ensure that it is being followed. समझ में आई बात? तो ये जितनी चीजें हमें मिली उतनी चीजें हमने क्या की, यहाँ पे लिख दी. ये हटाई देती हूं मैं टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन. राइट, तो हमारे नोट्स किस तरीके से बन रहे हैं, हमने यहाँ पे ये पहली चीज लिखी, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. उसके बाद हमने लिखा वाई रीडिंग लॉ. दूसरा टॉपिक हमारा आया कोड ऑफ हम्मुराबी. हमने कोड ऑफ हम्मुराबी में इतनी चीजें लिख ली. ठीक है, चल अगली चीज हमारी क्या आती है, वो आती है 12 टेबल्स. व्हाट इज दैट मैम, व्हाट इज दैट 12 टेबल्स? जो हम एंशिएंट लॉ या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, अब ये है 450 BC की. सो वेरी क्लोज. जैसे हम आप टाइमलाइन पढ़ते हो ना, तो नेगेटिव साइड पे हम जाते हैं, तो 450 BC हाँ हमारे पास होगा, और 1758 BC मतलब और बहुत पहले की बात है. ठीक है, तो 450 BC की बात है ये. that some set of laws were engraved on 12 bronze tablets in Rome. तो यहाँ पे रोम की बात हो रही है, जिसको पहला डिटेल्ड कोड बोला जा रहा है ऑन एनी ऑफ द सिविलाइजेशन. सिविलाइज सोसाइटी में हम रहते हैं कि भाई क्या गलत है क्या सही है, ऐसा करना चाहिए. ठीक है, जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ने गलत किया तो उसके लिए क्या उसको सजा मिलेगी, क्या रेमेडी हो सकती है, वो सब के लिए. तो पहला डिटेल्ड कोड लिखा गया था कहाँ पे, रोम में. किस पे लिखा गया था, 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स. ठीक है, वो भी दिखाती हूं मैं. ये देखो, इनफैक्ट ये देखो ऐसे दिख रहा है, फ्रॉम द इमेजेस वॉट एवर वॉज अवेलेबल, है ना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, द रोमन लॉज ऑफ द 12 टेबल्स. देखो 449 BC. ठीक है, तो 450 BC. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 12 हमारे पास वो चीज़ें लिखी गई थी कि क्या रहेगा कैसे रहेगा, ये क्या करना है ये क्या करना है, इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, तो ऑन डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स. राइट,
तो सिविलाइजेशन का पहला डिटेल्ड कोड इसको माना जाता है। इसका पर्पस क्या था? टू प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक, और उनके लिए भाई कि कुछ गलत हो तो उनको रेमेडी प्रोवाइड करना। तो अब आप क्या कर रहे हो? अब आप सेकंड हेडिंग डाल रहे हो ये 12 टेबल्स, और 12 टेबल्स में आप क्या लिखोगे? सबसे पहला चीज लिखेंगे हम 450 BC। दूसरा चीज लिखेंगे सेट ऑफ लॉज engraved on 12 bronze tablets in Rome. Purpose: to protect public and provide remedy for wrong. ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल द सिटीजन्स ऑफ रोम वर सपोज टू हैव द नॉलेज ऑफ दीज टैबलेट्स। बट ऑब्वियस सी बात है यार, आज हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं ना जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो भाई अगर न्यूज चैनल पे ये बताया जा रहा है कि कर्फ्यू लग गया है पूरा देश में, तो वी आर सपोज टू हैव दैट नॉलेज ऑफ कर्फ्यू। हम बाहर निकल के तफरी काट के नहीं बोल सकते अरे सर हमको तो पता ही नहीं था कि कर्फ्यू लगा है। तो वी आर सपोज टू हैव दैट नॉलेज, राइट? सो ऑल द सिटीजन्स ऑफ रोम वर सपोज टू हैव द नॉलेज ऑफ दीज टेबल्स, बिकॉज ये एंग्रेव कर दिए गए और ये है क्या। और यहाँ पे एक चीज और लिख लो, डिटेल्ड या फर्स्ट डिटेल्ड कोड ऑफ एनी सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जैसे रोम का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया, ये भाई बेबीलोन का हो गया। तो ऐसे ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पर्पस क्या होता है कि हमें वो एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करे। यूनिफॉर्म क्यों? बिकॉज इट इज गोइंग टू अप्लाई टू एनीवन। अगर आज मैं मर्डर करूंगी किसी का तो भी मुझे उतनी ही सजा मिलेगी, और कोई और करेगा तो भी उसको इतनी ही सजा मिलेगी। कोई सेलिब्रिटी मान लो करेगा तो भी उसको इतनी ही सजा मिलेगी। सो वी हैव यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब भेदभाव में मत चले जाना कि अरे नहीं मैम आप तो ऐसा बस बोल रहे हो, ऐसा होता थोड़ा ना है। बट दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जो क्या करते हैं? दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ पीपल। अब मैं मर्डर नहीं करूंगी किसी का, मैं पब्लिकली किसी को ऐसा नहीं करूंगी, मैं वैसा नहीं करूंगी। सो दैट लॉज आर गवर्निंग कि मैं कैसे बिहेव कर रही हूं। अब मैं अपने घर में कुछ भी करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, राइट? सो व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन पर्सनल एज वेल एज बिजनेस रिलेशनशिप्स। अभी हम ना बिजनेस लॉज पढ़ेंगे। सबसे फेमस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो क्या है? बिजनेस लॉ है। जब हम बिजनेस करने उतरते हैं तो हमें वो लॉ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो जब हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे लॉज को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो कॉर्पोरेट लॉज में चला जाता है, बट है एक तरीके का बिजनेस लॉ ओनली। मैंने डूइंग बिजनेस तो हमारे काम का आता है, ठीक है? और बहुत सारे पर्सनली हम किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो भी लॉज कम इन टू प्ले, ठीक है? सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है कि कुछ यूनिफॉर्म लॉज हमें दिए जाएं which are going to apply to everyone, and that governs how we behave, right? So that governs the conduct of people interacting with each other. लॉ क्या है? What is law? यहीं पे आप उसके नीचे लिखो what is law. नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? What is law? देखो, लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं है, ना यहाँ है ना कहीं और आपको मिलेगी। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े होगे तो आपको समझ में आएगा कि यार लॉ को अगर हम समझे, एक्ट भी लॉ है, ऑर्डिनेंस भी लॉ है, रूल्स भी लॉ है, रेगुलेशंस भी लॉ है, आरबीआई के नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये सब सब लॉ है। मतलब लॉ इतना वाइड टर्म है। लॉ इज अ वाइड टर्म। जब हम बोलते हैं ना कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब लॉ में आता है। तो लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? जिसके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाने का अधिकार दिया है, वो लॉ कैसे बना सकता है? वो एक्ट पास करके बना सकता है, वो एक चिट्ठी निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया, अगर गवर्नमेंट के पास पावर है तो।
आरबीआई होता है, आरबीआई का सर्कुलर आया है यार, अब तो लॉकर का ये हो गया, सुनते हो ना बहुत सारी चीजें। तो भाई उन्होंने सर्कुलर बना के लॉ बना दिया। तो लॉ क्या है? लॉ है कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ रूल्स, कुछ ड्यूटीज जिनको हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। ऑल्दो वी हैव गिवन आवर कंसेंट कि हाँ आप हमारे लिए लॉ बना सकते हो, पर फिर भी हमारे ऊपर क्या किया जा रहा है? इम्पोज किया जा रहा है। क्यों? ताकि हर एक इंसान को न्याय मिल सके, ताकि सोशली हम ग्रो कर सके, सोशली हम प्रोटेक्टेड रह सके, राइट। सो लॉ इज व्हाट you will read n number of definitions for law. I am focusing on the one which you need to keep in your mind to score well in your examination. ठीक है? तो लॉ क्या है बच्चों? सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस। सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं भाई? ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। एंड ड्यूटीज, ये किसने हमारे ऊपर इम्पोज की है? इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। क्यों इम्पोज की है? टू सिक्योर वेलफेयर एंड प्रोवाइड जस्टिस। हमारा जो इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क है ना, बड़ा जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि हमारी बड़ी जबरदस्ती कंट्री। अभी हमने एक वीडियो डिस्कस किया था ना, लास्ट क्लास में देखा था हमने उसमें, कि भाई कितने सारे लोग हैं, है ना, अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग कल्चर के हैं। तो अब हम क्या नियम कोई ऐसा बना सकते हैं? अब हिंदूज क्या होते हैं, शादी में क्या करते हैं? बारात लेके रोड पे निकल आते हैं। तो अगर आप ये लॉ बना दोगे और बोलोगे कि नहीं नहीं आप रोड पे बारात लेके नहीं निकल सकते हो, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों को। वहीं और रिलीजन के लोग हैं, सबके अलग अलग कल्चर है। तो इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क इस तरीके से बना है कि वो हमारे डाइवर्सिफाइड कंट्री के हर कल्चरल एस्पेक्ट को, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के बना हुआ है। सो इट्स ब्यूटिफुल। ठीक है। फ्लॉज तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, हर इंसान में गलती होती है। तो भाई लॉ में क्या गलती नहीं होती है? लॉ में क्या फ्लॉज नहीं होते? लूप होल्स नहीं होते? भर भर के होते हैं। ठीक है। बट आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सुधार करते हैं हम लोग, समय के साथ उसको बदलते भी हैं। जो नियम आपके हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए लगाए थे, वो हम आपके लिए नहीं लगा सकते हैं, राइट। या जो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए लगाए थे, भाई वो एकदम नहीं लगा सकते, है ना। तो समय के हिसाब से चीजें बदल गई, तो द लॉज ऑल्सो नीड टू चेंज, राइट। सो जो एक्ट भाई 40 साल पहले चल रही थी, उसके सेम लॉज शायद आज के समय में एप्लीकेबल ही ना हो, है ना। तो द लॉज ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग, दे ऑल्सो कीप ऑन अमेंडिंग। इसीलिए हम बोलते हैं लॉ में अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। भाई समय जितनी रफ्तार से बदलेगा उतनी रफ्तार से अमेंडमेंट तो लेके आने पड़ेंगे, है ना। चल, तो आई थिंक एंड होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, और आपको आज से सब चीजों को याद करते हुए चलना है। ठीक है। ये पहला चैप्टर है, देखो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत आपको, मैं आपको बता दूं, आपके पूरे के पूरे कोर्स का सबसे बोरिंग चैप्टर है। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है यार लॉज, पर ये क्या पढ़ रहे हैं? कोड, हामुराबी और ये और वो? नहीं नहीं नहीं, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं लॉ पढ़ के, बट ये सबसे बोरिंग चीज है। बट ठीक है, पहले अच्छा है ना, यहाँ से शुरुआत होगी, लगेगा हाय लॉ तो ऐसा ही है, चलो किसी तरीके से खींच लेते, चलो ये भी रट लेते हैं, ये भी रट लेते हैं, फिर आपकी अच्छी हैबिट बन जाएगी। उसके बाद जब आप इंटरेस्टिंग चीजें देखोगे तो आपको मजा भी आएगा, और याद करने की तो आदत डली हुई थी, तो एकदम फिर रॉक करेंगे, और 80+ कहीं नहीं गया है ना। तो याद क्या क्या करना है? वाई वी आर रीडिंग लॉ, व्हाट इज कोड ऑफ हामुराबी, 12 टेबल्स, व्हाट इज लॉ। इतनी चीजें हमने लिखी हैं, और इतनी चीजों के कीवर्ड्स के साथ याद होना चाहिए। ठीक है। सो आफ्टर द क्लास व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज रिवाइज इट क्विकली एंड कीप दिस इन माइंड। ठीक, चलो अब आते हैं हम सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ, द नेक्स्ट टॉपिक। हमें लॉ के सोर्सेज क्या क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको बताया,
स्टैट्यूट्स और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है पार्लियामेंट को कि आप नियम बना सकते हो सेंट्रल लेवल के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट असेंबलीज को, जो हम ही इलेक्ट करके उनको बैठा रहे हैं, है ना, तो उनको कि आप लॉ बना सकते हो स्टेट लेवल पे। ठीक है मैम, अब अगर दोनों लोग लॉज बनाएंगे तो मानेंगे किसकी, स्टेट वाले की कि सेंट्रल वाले की? क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया इज माई कंट्री, है ना, तो हम रह तो इंडिया में ही रहे हैं पर हमारी स्टेट भी है, तो किससे दगा करेंगे? तो देखो उन्होंने डिवाइड कर दिया है। अभी मैं बताती हूँ आपको डिविजन, वो भी बताती हूँ, धीरे धीरे समझ में आएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो इस पे हम अभी नहीं आते हैं, हम पहले, ऐसे काट मत देना, आप लोग मत काटना, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, और बहुत ज्यादा चीजें आपको दी नहीं है ना, छोटी थोड़ी चीजें दी हुई हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और चलो अब मेरी बात सुनो, आप सबको याद होगा, मतलब हम थे तो नहीं उस जमाने में, बट हमने सुने हैं किस्से, कहानियां सुने हैं, मूवीज देखी हैं, कि एक समय था जब इंडिया पे कोई और रूल करता था। कौन करता था? ब्रिटिशर्स, है ना, अंग्रेजी, हाँ, रूल करते थे। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, बहुत सारी कहावतें भी बन गई हैं भाई, हम सुनते रहते हैं। तो मतलब इंडिया में, यूके इज अ ब्रॉडर, वो जिसमें इंग्लैंड भी आता है, ठीक है, तो हम यूके ऐसे ब्रॉड उसमें बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास यूके में पार्लियामेंट ऑफ यूके, वहां पे एक एक्ट पास की गई थी इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया पे तो नहीं है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं था कि यार इंडिया में कानून कैसे बन रहा है, इंडिया पे रूल कौन कर रहा है, इंग्लैंड वाले रूल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता था, हमारे पास गवर्नर जनरल होते थे। ठीक है, तो तब के समय में वो क्या करते थे, इंडिया के लिए कानून बना देते थे, ये मानना होगा, वो मानना होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। पर धीरे धीरे क्या हुआ ना, इनको समझ में आया कि यार ये लोग ऐसे हमें रूल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे रीजन्स में बहुत सारे राजा महाराजा भी थे। अब राजाओं को हटाना, कभी कभी राजा कोई बहुत स्ट्रांग भी होता था तो वो नहीं मानता था, तो इनको समझ में आया कि यार हम पूरा का पूरा इस तरीके से कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो गवर्नमेंट है इसको यूनिटरी से फेडरल कर देते हैं। अब हो सकता है आपने ये टर्म शायद पहली बार सुना होगा, तो यहां पे लिखो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और एनी रीजन। ठीक है, तो भाई इंडिया क्या है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है आज, वो फेडरल स्ट्रक्चर ही है। इसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है। आज के समय में अगर हम बात करें तो कुछ चीजें हैं ना भाई, कुछ पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, भाई ये चीज स्टेट लेवल की है तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, कुछ चीजें क्या है, कंट्रोल होती हैं। ठीक है, तो कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं और कुछ, तो ये फेडरल तरीके का ही हमारा स्ट्रक्चर है। यूके में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुई, और इसमें बताया गया कि यार गवर्नमेंट जो है ना, अब हम इसको फेडरल बनाएंगे, मतलब पावर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स। मतलब आप स्टेट में जहाँ पे भी जो भी है रूल कर रहे हैं, जो गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लोगों को ये समझ में आया, इनको ये समझ में आया कि इंडिया के लोगों को इनको गवर्नमेंट का हिस्सा बनाना पड़ेगा, इनको थोड़ा डिसीजन मेकिंग में लगाना पड़ेगा, तभी ये लॉन्ग रन में रूल कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए एक नियम लेके आए यूके के पार्लियामेंट में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुई, और इसके बाद एक फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। अब फेडरल कोर्ट में क्या है भाई, एक सेंट्रल लेवल पे हमारे पास गवर्नर जनरल है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपने नियम चला रहे हैं, और स्टेट लेवल पे हमारे पास भाई राजा है या कोई भी वो है, अब इन लोगों के बीच में मतभेद हो रहा है, इनको सॉल्व करने के लिए कहाँ जाए, तो आपने कहा कि आप फेडरल कोर्ट में जाओ। ये फेडरल कोर्ट की सुनवाई वहां पे ब्रिटिश में, मतलब यूके पार्लियामेंट के तहत प्रिवी काउंसिल वहां पे होगी, और वो फैसला सुनाएंगे
ठीक है, क्योंकि हो सकता है यार ये लोग भी गलत कर रहे हो, तो सही क्या है, न्याय क्या है, वो करेंगे। तो फेडरल कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड। ठीक है, फेडरल कोर्ट में क्या हुआ था, द पावर्स ऑफ एपेलेट जुरिस्डिक्शन एक्सटेंडेड टू, आप सिविल केसेस लेके जा सकते हो, क्रिमिनल केसेस लेके जा सकते हो, वेयर एज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वाज एक्सटेंडेड टू पावर्स ऑफ फेडरल कोर्ट टू एडवाइज गवर्नर जनरल इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। गवर्नर जनरल को एडवाइस करने के लिए एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी हुआ। फेडरल कोर्ट 12 साल तक चला और 151 केसेस इनकी सुनवाई उस कोर्ट में हुई। आज हमारे पास फेडरल कोर्ट नहीं है, पर हमारे पास कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो आज कभी भी किसी में भी जंग छिड़े तो सबसे सुप्रीम या एपेक्स कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। वी जस्ट हैव वन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे पास हाई कोर्ट्स बहुत सारे हैं, उसके अंदर आने वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बहुत सारे हैं, सेशन कोर्ट्स बहुत सारे हैं, एपेक्स कोर्ट देयर इज जस्ट वन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉर हाईएस्ट एपेलेट, मतलब वहां से आप हार गए तो उसके बाद अब कोई सुनवाई नहीं है आपकी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ था उसके अगर हम फीचर्स को एक बार रिकॉल करें, तो मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ और फुल क्लैरिटी आपको मिलती भी जाएगी। GOI एक्ट 1935। ठीक है, सबसे पहली बात, इट वॉज नॉट पास्ड इन इंडिया, इट वॉज पास्ड बाय UK पार्लियामेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये थी। ठीक है, क्योंकि तब वही रूल कर रहे थे भाई, वही गवर्न कर रहे थे, तो वही लॉ भी पास कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या था, इन्होंने बोला कि यहाँ पे भाई इंडिया को भी गवर्न कर रहे हैं ना ये लोग, तो हमारे पास एक गवर्नर जनरल है और उन्होंने कहा सारी पावर्स हम इनको नहीं देंगे, पावर्स क्या होंगी, ये डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब इन्होंने गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा बनाया, फेडरल बनाया। ठीक है, सो गवर्नमेंट changed to federal। ठीक है, powers divided between center and state। और क्या हुआ, और स्टैब्लिश हुआ फेडरल कोर्ट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। अब ये फेडरल कोर्ट क्या करता था, 3 तरीके के काम करता था। कौन से 3 तरीके के काम करता था, ये ओरिजिनल केसेस को सुनता था। जैसे होता है ना यार, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे झगड़े हो गए तो अब कौन से कोर्ट में जाएंगे। जैसे आपको अगर पता हो, अगर मैं यहाँ पे लोकली किसी से झगड़ा कर लूँ तो हम क्या किसी दूसरी स्टेट में, मुंबई के किसी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन होता है सबका। ज्यूरिसडिक्शन मतलब आपका ये एरिया कन्फाइंड है। अब आप क्या कर सकते हो, इसी में केस लड़ सकते हो। मतलब इसी में, जैसे हम कहीं रहते हैं तो हम अपने लोकल पुलिस थाने में रिपोर्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो, क्योंकि हर चीज़ का ज्यूरिसडिक्शन डिफाइंड है ना। तो मेरे जो ज्यूरिसडिक्शन में जो कोर्ट पड़ता है वहां पे क्या होगा, इसका कोर्ट का ट्रायल होगा और सुनवाई होगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है भाई, एक स्टेट लेवल पे और एक गवर्नर जनरल, इन दोनों के बीच में आपस में मतभेद हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये बोलती है ये पावर तो मेरे पास है, ऐसा है वैसा है। अब इन दोनों की सुनवाई कौन से कोर्ट में होगी, किसी स्टेट में नहीं हो सकती है ना। तो हमें क्या करना है, फेडरल कोर्ट में जाना है। तो ओरिजिनली वहां ही केस ही फाइल हुआ, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हुआ। दूसरा होता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट का मतलब, जैसे हमें हाई कोर्ट में हम हार गए तो बोलते हैं ना हम जाएंगे अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां क्या हो रहा है, ओरिजिनली केस वाज फाइल्ड एट मे बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देयर आफ्टर इट वेंट टू हाई कोर्ट, देयर आफ्टर इट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन हो गया, अपील कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे फेडरल कोर्ट के पास कुछ केसेस के लिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी था, कुछ केसेस के लिए एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी था। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, देखो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो जब स्टेट और सेंट्रल में लड़ाई होती है या उनके बीच में डिस्प्यूट होता है उसके लिए होता है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन जो इनका था वो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों के लिए था। अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, मुझे पता है कि पहले दिन, क्योंकि पहले सबसे पहले हम वही चैप्टर पढ़े और चितिर बितिर बातें पढ़े तो इट्स डिफिकल्ट, राइट।
पूरी चीज तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हाँ एकदम स्क्रैच से सब चीज पढ़ रहे हो, बट ठीक है, वो समझ में समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो जो है कोर्स में वो तो मैं रमा दूंगी, उसकी चिंता नहीं करो। ठीक है, अब क्रिमिनल केसेस क्या होता है? हाँ, क्रिमिनल माइंड वैसे ही समझ में आ रहा है ना। और सिविल केसेस क्या होते हैं? सिविल केसेस जैसे भाई कोई बहुत तेज आवाज कर रहा है तो मुझे सोने नहीं दे रहा है, तो हमने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया, यार ये तो हमको परेशान कर रहा है ना। और क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल ऑफेंसेस से रिलेट करते हैं, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो इन दोनों के केसेस में अगर आप हार गए और आप अपील करना चाहते हो तो ये फेडरल कोर्ट में एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी था। और तीसरा इनको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दिया गया था। मतलब इनका काम क्या था? एडवाइज करना, किसको? टू एडवाइज गवर्नर जनरल इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो जहां पब्लिक से जुड़ी हुई बातें थी वहां पे ये क्या करते थे? एडवाइस करते थे, किसको? गवर्नर जनरल को। अब देखो, मैं हिस्ट्री पढ़ाने तो यहाँ पे बैठी नहीं हूँ, सो इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू एग्जैक्टली एवरीथिंग। मतलब अगर आपको नहीं पता है कि गवर्नर जनरल भी कौन हुआ करते थे, क्या होता था, तो जितना समझ में आ रहा है उसमें से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, ये हमने पॉइंट लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, ये फेडरल कोर्ट operated for 12 years, heard approximately, रफ फिगर है, 151 केसेस। और उसके बाद यहां लास्ट में लिखेंगे रिप्लेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। रिप्लेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये बातें हमने कहां पढ़ी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के की फीचर्स आप समझ लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, बहुत सारी बातें कही थी, बट उसके की पॉइंट्स, की फीचर्स जो यहाँ पे हमें पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में चीजें हैं, वो ये है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। दिस इज समथिंग दैट आई हैड स्टैब्लिश्ड इन द प्रीवियस क्लास इटसेल्फ, कि सबसे बड़ा हमारा इन संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। India is a parliamentary democracy. India was declared a democratic nation, a republic, है ना। और वहाँ पे ये बोला गया कि सबसे बड़ा हमारा संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन पावर देगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस एंड सोर्स ऑफ ऑल लॉज एंड फोरमोस्ट लॉ। मतलब भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ क्या है? यही है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, इसके पास ये हक होगा, इसकी का ये फर्ज होगा, इसका ये होगा, उसका वो होगा, भारत के बारे में इतनी चीज। तो दैट इज द फोरमोस्ट, एंड इट इज ऑल्सो अ बेसिस ऑफ ऑल अदर लॉज, बिकॉज वहीं से पावर जनरेट हो रही है लॉ बनाने की, और वहीं से पावर जनरेट करके लोग लॉ बना रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस के पहले एंशियंट समय में बात करें तो हमने पढ़ा कि दुनिया में लॉ का ओरिजिनेशन किस तरीके से हुआ था। फिर हम इंडिया में बात कर रहे हैं। इंडिया में, तो इंडिया पहले क्या थी? इट वॉज गवर्न्ड बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। इट वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जब जाने को थे ऑलमोस्ट, मतलब समझ लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारी 1935 में पास हुई थी, तो तब उनको एहसास हुआ कि यार इनका इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, तो हमको कुछ इस तरीके का बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कंसेप्ट था, बट उतना अपने को डिटेल में जाना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई। उसके बाद इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एंड देयर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड। तो दैट केम इन टू पिक्चर। हम सबको पता है इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑन 26 January 1950, एंड देयर आफ्टर वी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का आप पहला रिटन लॉ समझ लो, फोरमोस्ट लॉ, एंड इट इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ ऑल लॉ। ये हमें बताता है दैट आवर लॉज आर मेड फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, ओके। तो ये मैं आपको पिछले क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एंड प्रोटेक्ट्स सर्टन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। वी नो दैट, हमें पता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। इन फंडामेंटल राइट्स को भाई हमसे कोई छीन नहीं सकता है। हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिखी हुई हैं।
Oh, sorry. The laws in India are interconnected with each other, forming a hybrid legal system. अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना, एक लॉ में लिखा है कि आपको 9 से 6 के बाद में लेबर से काम नहीं कराना है, और दूसरे लॉ में लिखा है कि कम से कम आपको 12 घंटे उनको एम्प्लॉयमेंट देना है। अरे यार, तो आप तो क्या कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो लॉज हैं इंडिया में वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के प्रति जाने वाले ब्रिज बनते हैं, तोड़ते नहीं है एक दूसरे को। ठीक है, ओके। नाउ हु हैज द लॉ मेकिंग पावर? कौन लॉ बनाता है? ऑल्दो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने आपको विंग्स ऑफ गवर्नमेंट का एक चार्ट बनवाया था, लिखवाया था, आई होप यू हैव रिटन दैट, जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियरी बॉडी हमने देखी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन, द पीपल हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, उसने देखा कि यार लॉ मेकिंग की पावर हमें डिवाइड करनी चाहिए, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी चाहिए और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देनी चाहिए। मतलब एक सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए और एक स्टेट लेवल्स पे होनी चाहिए। आइडियली गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती। अगर मैं बोलूं मोदी सरकार ने लॉ बनाया, मोदी सरकार ने लॉ नहीं बनाया। मोदी सरकार थी रूलिंग गवर्नमेंट जब ये लॉ पास हुआ। सो ऑफ कोर्स देयर मेजॉरिटी वाज देयर इन द लोकसभा, देयर मेजॉरिटी वाज देयर। तब क्या हुआ भाई, उनके उस प्रेजेंस में ये लॉ अप्रूव किया गया। बट उन्होंने लॉ बनाया ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया ना, उसने कहा यार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, आजाद देश है, यहाँ पे लोगों के लिए लॉ बनेगा, लोग ही लॉ को बनाएंगे। ठीक है, पर हम क्या कर सकते हैं, हमें एक सिस्टम बनाना है ना, तो हमने लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सबका एक सिस्टम बनाया कि भाई रिप्रेजेंटेटिव्स किस तरीके से काम करेंगे। अब सारे मैटर्स पे क्या लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलके नियम बनाएंगे? द आंसर इज नो। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट लेवल पे आप काम कर रहे हो, आपको ज्यादा नॉलेज है कि आपकी स्टेट में किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो 3 मैटर्स बनाए गए, 3 लिस्ट बनाई गई। सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट में कुछ मैटर्स लिखे हुए हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट मैटर्स में, स्टेट लिस्ट में कुछ मैटर्स लिखे हुए हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर, मैं ऐसे लिख देती हूँ टू बी मोर स्पेसिफिक। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, समटाइम्स वी ऑल्सो हैव अनदर असेंबली। ठीक है, फिलहाल 1 स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, और कुछ मैटर्स हैं जॉइंट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें ये दोनों में से कोई भी लॉ बना सकता है। ठीक है, तो ये 3 लिस्ट बना दी गई। अब इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स पे क्या कोई स्टेट बना सकती है कि मेरी स्टेट के, मेरे राज्य में सॉरी, मेरे राज्य में ये इतने लोग रहते हैं, ये जितना भी कमाएंगे, क्योंकि हमारी स्टेट से ही कमा रहे हैं, तो इनकी इनकम पे टैक्स हम लेंगे। पावर ही नहीं आपको बनाने की, क्योंकि ये मैटर क्या है, यूनियन लिस्ट का मैटर है। तो यूनियन लिस्ट के मैटर पे आप लॉ नहीं बना सकते हो। अब ये लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो इनकम टैक्स क्या है? पूरे नेशन के लिए बनी है। इनकम टैक्स का लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया है। इनकम टैक्स एक्ट किसने पास की है? पहले लोकसभा, राज्यसभा, इसमें खूब चर्चा वर्चा हुई। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया और उसके बाद ये पास हो गया, नियम बन गया। सारे नियम एक जगह लिख के हमने एक्ट बना दिया, कंपाइल कर दिया कि ये रूल्स है, आपके इनकम पे आपको ऐसे टैक्स देना है, ये इनकम है ऐसे, वो इनकम है वैसे, ये इनकम छूट मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, सबको कंपाइल करके नियम बना के एक बुक निकाल दी, इनकम टैक्स एक्ट। किसने निकाली? पार्लियामेंट ने। कहां से पार्लियामेंट को पावर मिली? पार्लियामेंट हमारे लिए क्यों लॉ बनाएगा? हम ही ने उसको पावर दी है। कैसे हमने पावर दी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पावर दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बनी है, उस मैटर से जुड़ा हुआ लॉ पार्लियामेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जुड़ा हुआ मैटर पे लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है।
ठीक है. So depending on the list in which it figures, a matter would become the subject for central law or state law. For example, income tax is a central subject. So throughout India, we have only one law for income tax, which is implemented by central government through Ministry of Finance. ये executive function की बात कर रहे हैं. बनाया किसने? पार्लियामेंट ने. एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है. कैसे एग्जीक्यूट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू. ठीक है ना, क्योंकि अपनी मिनिस्ट्रीज के थ्रू ये काम करते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये एनफोर्स कैसे करा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करा रहे हैं, एग्जीक्यूट कैसे करा रहे हैं? थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है. वी ऑल्सो हैव मैटर्स फॉर विच बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट मैटर्स कैन पास लॉ, जैसे लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, जहां पे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं. तो होता है ना, नहीं यार यहाँ पे आप इस स्टेट में हो, यहाँ पे एडिशनल ड्यूटी लगती है. तो एडिशनल ड्यूटी क्यों लगती है? क्योंकि वहां की सरकार ने कुछ गुणा गणित कर रखी है और वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने अलग लॉ बना रखा है. ठीक है. तो वहां पे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं. एक लॉ ऐसा जो यूनिवर्सली पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा, एक लॉ ऐसा जो उस पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई होगा. राइट, यू गेट माई पॉइंट. चलो, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है. अगेन वी विल रिवाइज द एंटायर थिंग एंड देन वी विल proceed forward. Thank you.